नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने विकास जीएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू को पढ़ेंगे। एपिसोड संख्या 31 में हम लोगों ने 51 प्रश्न तक पढ़ लिए थे। आज हम 52 से आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित में किस नदी बेसिन में कोयला नहीं पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए दामोदर नदी घाटी, बी कोयल बेसिन, सी तापी बेसिन, डी महानदी बेसिन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तापी बेसिन। तापी बेसिन में कोयला नहीं पाया जाता है। यहाँ बात करें तो झारखंड में स्थित दामोदर एवं कोयल बेसिन में, दामोदर और जो कोयल बेसिन है यह झारखंड में है। इन दोनों जगहों पर प्रचुर मात्रा में कोयला मिलता है। वहीं उड़ीसा के महानदी बेसिन में कई जगहों पर कोयला पाया जाता है, जबकि तापी बेसिन जो गुजरात मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी बेसिन है, यहाँ कोयला नगण्य की मात्रा में है, अर्थात कोयला वहाँ माना जाए तो नहीं ही पाया जाता है। प्रश्न संख्या 53, इनमें से किन पर्वतीय रेलवे को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन नंबर ए दार्जिलिंग रेलवे, बी कालका शिमला रेलवे, सी माउंट आबू मेहसाना रेलवे, डी नीलगिरी पर्वतीय रेलवे, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माउंट आबू मेहसाना रेलवे को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया है। यहाँ बात करें दार्जिलिंग रेलवे, कालका शिमला रेलवे और नीलगिरी पर्वत रेलवे, तो इन तीनों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। बात करें यहाँ पर दार्जिलिंग को, तो दार्जिलिंग को 1999 में शामिल किया गया, जो कालका शिमला को 2008 में और नीलगिरी पर्वतीय रेलवे को 2005 में शामिल किया गया। प्रश्न संख्या 54, शहरी जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम बताएं घटते हुए। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र तमिलनाडु उत्तर प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश तमिलनाडु, डी तमिलनाडु महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। तो शहरी जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम घटते हुए क्रम में महाराष्ट्र पहले स्थान पर होगा, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर हो जाएगा तमिलनाडु। 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र प्रांत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या है, इसके बाद उत्तर प्रदेश में और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु रह जाता है। जबकि सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या की भी बात करें तो वो है उत्तर प्रदेश और जो कि दूसरे स्थान पर है बिहार। प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित में कौन सा देश समूह यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा एवं नाइजर, सी ऑस्ट्रेलिया एवं भारत, डी रूस एवं कनाडा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। अर्थात यहाँ बता दें यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक जो है देश उसमें है कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नाइजर, भारत के कई सारे देश है। तो यहाँ पर कनाडा ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, कनाडा नाइजर देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भारत, एक से अधिक यहाँ आंसर है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। प्रश्न संख्या 56, किसकी सिफारिशों के आधार पर केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय वितरण होता है? ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्रालय, बी नीति आयोग, सी वित्त आयोग, डी अंतर्राज्यीय परिषद, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वित्त आयोग। वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय विवरण होता है, राज्यों के मध्य वित्तीय विवरण होता है। यहाँ बात करें अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वह केंद्र तथा राज्य के मध्य राजस्व वितरण के उपाय सुझाना, प्रश्न संख्या 57, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ है अनुच्छेद, दूसरी तरफ है प्रावधान। अनुच्छेद 1 में दिया ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 124, इधर एक है राष्ट्रीय आपातक, बी है अनुच्छेद 5 विधायी शक्तियों का विवरण, सी है अनुच्छेद 352, तीसरा इधर दिया गया सर्वोच्च न्यायालय, और डी है अनुच्छेद 245, चौथा है नागरिकता। यहाँ बताना है कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है, कौन से प्रावधान से संबंधित है। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में। तो राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में बात करें तो अनुच्छेद 352 का संबंध हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल। वहीं विधायी शक्तियों का विवरण की बात करें तो वो है 245 में,
245 में विधायी शक्तियों का विवरण। सर्वोच्च न्यायालय की यहाँ बात करें तो वो है 124 में जिसका वर्णन। और अनुच्छेद 5 की बात करें तो नागरिकता। तो अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है, अनुच्छेद 5 नागरिकता से संबंधित, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से और अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों के विवरण से संबंधित है। इस प्रकार इसका सही उत्तर कौन सा आ जाता है? ऑप्शन नंबर डी, ए का 3, बी का 4, डी का सी का 1, डी का 2। प्रश्न संख्या 58 की बात करें तो संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन नंबर ए गोलकनाथ केस में, बी मेनका गांधी केस में, सी ए के गोपालन केस में, डी केशवानंद भारती केस में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारती केस में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत का प्रतिपादित किया गया। केशवानंद भारती केस जो है वह 1973 में सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत के प्रतिपादित किया गया और मूल ढांचे के सिद्धांत के अनुसार अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद के संवैधानिक अधिकार उसे संविधान की मूल संरचना को बदलने की अनुमति नहीं देती है। यह भी हमेशा याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 59 किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा द्वारा विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 166, बी अनुच्छेद 169, सी अनुच्छेद 171, डी अनुच्छेद 270। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही होगा उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 के तहत विधानसभा द्वारा विधान परिषद के सृजन संबंधी प्रस्ताव को पारित किया जाता है, जिसके उपरांत संसद किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन के लिए कानून बना सकती है। प्रश्न संख्या 60 किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को, बी संबंधित राज्य के राज्यपाल को, सी विधानसभा को, डी संसद को। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को। संविधान की 5वीं अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। वर्तमान समय में बात करें तो वर्तमान समय में 10 क्षेत्र हैं जिसे कि अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है, जिसका का नाम है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा शामिल है। प्रश्न संख्या 61 अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके साथ परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री के साथ, बी राज्यपाल के साथ, सी उच्चतम न्यायालय के साथ, डी उच्च न्यायालय के साथ। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय के साथ। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधि या प्रश्न के परामर्श के लिए सर्वोच्च न्यायालय को सूचित कर सकता है, परंतु ऐसी किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का सुझाव मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। प्रश्न संख्या 62 निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए लद्दाख, बी भीलवाड़ा, सी कांगड़ा, डी कच्छ। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लद्दाख। लद्दाख क्षेत्र जो है वह क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र है। इसकी सीमा की बात करें, लद्दाख की सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं चीन से मिलती है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश की दर्जा दिया गया। प्रश्न संख्या 63 लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, बी संसद, सी राष्ट्रपति, डी मंत्रिपरिषद। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। ये जो होते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सरकार द्वारा लोक निधि से किए गए सभी व्ययों की जांच कर सकता है। इसी कारण से इसे लोक निधि का संरक्षक या अभिभावक कहा जाता है। अनुच्छेद 148 में वर्णित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। बात करें प्रश्न संख्या 64 न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए भारत में, बी अमेरिका में, सी दक्षिण अफ्रीका में, डी फ्रांस में। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ भारत और अमेरिका दोनों देशों में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रचलित है। प्रश्न संख्या 65 भारत में लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष ऑप्शन नंबर ए निर्वाचित किया जाता है, बी नियुक्त किया जाता है, सी पदेन होता है, डी मनोनीत किया जाता है। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निर्वाचित किया जाता है। भारत में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन
नई लोकसभा के गठन की पहली बैठक के बाद किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि निर्धारित की जाती है और लोकसभा अध्यक्ष सदस्यों की शक्ति एवं विशेषाधिकार का अभिभावक होता है। बात करें प्रश्न संख्या 66, तो राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, बी चेन्नई, सी बेंगलुरु, डी कोलकाता, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला की स्थापना की गई। इसे भारत का राष्ट्रीय मेट्रोलॉजिक संस्थान NMI भी कहते हैं। इसकी स्थापना प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 4 जनवरी 1947 को किया गया। बात करें प्रश्न संख्या 67, तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हेमोफीलिया, बी सिकल सेल एनीमिया, सी थैलेसीमिया, डी रूबेला, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो कौन सा रोग आनुवांशिक नहीं है ये बताना है। तो यहाँ जो रूबेला रोग है यह आनुवांशिक नहीं है, और हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, वर्णांधता आनुवांशिक रोग के उदाहरण है। वहीं आनुवांशिक रोग कहते किसको हैं? तो और इसके संबंध में बात करें तो आनुवांशिक रोग ऐसे रोग होते हैं जिसमें माता पिता से जन्मजात प्राप्त कोई दोष होता है। प्रश्न संख्या 68, पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर ए बाह्यदल, पहला है बाह्यदल, दूसरा पंखुड़ी, तीसरा है पुंकेसर, चौथा है स्त्री केसर, पांचवा है मूलांकुर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला है ऑप्शन नंबर ए केवल 5, बी 1 2 3 4, सी 3 4 2 5, डी 2 3 4। इस प्रश्न का क्या होगा सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 4। बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर पुष्प के विभिन्न भाग हैं। परागकोश और तंतु पुंकेसर के भाग हैं, जबकि वर्तिकाग्र और वर्तिका अंडाशय एवं बीजांड स्त्री केसर के भाग हैं। तो पुष्प के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं? तो बाह्यदल हुए, पंखुड़ी हुए, पुंकेसर और स्त्री केसर। प्रश्न संख्या 69, विल्सन रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए लोहा, बी आर्सेनिक, सी कैडमियम, डी पारा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। विल्सन रोग जो होता है, विल्सन रोग किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा तांबा के कारण। किसके कारण होता है? तो तांबा के कारण होता है विल्सन रोग। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। अगर यहाँ बात करें विल्सन रोग के संबंध में तो सूजन, थकान, पेट दर्द और नियंत्रणहीनता या बिना तालमेल की चाल इसके प्रमुख लक्षण है, अर्थात विल्सन रोग के प्रमुख लक्षण है। इटाई रोग जो है, इटाई रोग जो होता है वह कैडमियम के कारण होता है, और त्वचा संबंधी, हृदय संबंधी बीमारी जो होता है वह आर्सेनिक के कारण होता है। लेकिन विल्सन किसके कारण होता है? तो विल्सन रोग तांबे की कमी के कारण होता है। बात करें प्रश्न संख्या 70 की, तो किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए उभयचर, बी स्तनधारी, सी पक्षी, डी कॉन्ड्रीकाइटस, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उभयचर। उभयचर जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है। बाह्य कंकाल तंत्र एक कठोर आवरण होता है जो कि जीवों के आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। यह उभयचर जीवों में नहीं पाया जाता है। प्रश्न संख्या 71, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पहला है कॉपर सल्फेट, तो यह डायरेक्ट मिलान ही करते हैं। कॉपर सल्फेट जो होगा इसका होगा कीटनाशी से संबंधित है। पेंसिलिन की बात करें तो पेंसिलिन है प्रतिजैविक। यूरिया की बात करें तो यूरिया हो जाएगा उर्वरक है। और मेलाथियान जो है, मेलाथियान यह हो जाएगी फंगसनाशी। तो कॉपर सल्फेट कीटनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक के रूप में, यूरिया एक उर्वरक है, और मेलाथियान जो है यह एक फंगसनाशी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का 2, बी का 4, सी का ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। प्रश्न संख्या 72, पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए पर्यावास, बी अपघटक, सी उत्पादक, डी उपभोक्ता, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्पादक। उत्पादक जो होता है वह जैव एवं अजैव घटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करता है। जैविक घटक में अगर बात करें यहाँ जैविक घटक, तो जैविक घटक में पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं सूक्ष्म जीव आते हैं। जबकि अजैव घटक की बात करें तो सूर्य का प्रकाश, वायु, जल इत्यादि आते हैं। प्रश्न संख्या 73,
जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन संवेदनशील स्थल है? ऑप्शन नंबर ए पूर्वी हिमालय, बी इंडो बर्मा, सी सुंडालैंड, डी पश्चिमी घाट, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। यहाँ जितना स्थल दिया गया पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडालैंड और पश्चिमी घाट, ये सभी के सभी जो है यह जैव विविधता की दृष्टि से संवेदनशील स्थल है। अगर यहाँ बात करें यहाँ पर सुंडालैंड, तो सुंडालैंड जो है हिंद महासागर में स्थित है। अगर बात करें पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी हिमालय और इंडो बर्मा, तो यह भारत में जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। प्रश्न संख्या 74, नेत्रदान में आंख के किस भाग को दान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए रेटिना, बी कॉर्निया, सी पूरी आंख, डी नेत्र लेंस, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉर्निया। नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। कॉर्निया दृष्टि पटल के सामने का उभरा हुआ भाग होता है। नेत्र में प्रकाश इसी से होकर प्रवेश करता है। प्रश्न संख्या 75, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए निकेल का, बी लोहे के चूर्ण का, सी प्लेटिनम का, डी तांबे के चूर्ण का, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोहे के चूर्ण का। अमोनिया गैस बनाने में हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में लोहे के चूर्ण का प्रयोग करते हैं, जबकि वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में, निकेल सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में, संपर्क विधि में प्लेटिनियम चूर्ण और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीमा कक्ष विधि में नाइट्रोजन के ऑक्साइड के उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया जाता है। लेकिन अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में लोहे के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। बात करें 76, तो जनरेटर से 220 वोल्ट का एक बल्ब जुड़ा है। यदि इसमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए 110 वाट, बी 210 वाट, सी 440 वाट, डी 220 वाट। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 110 वाट। P बराबर W by T से यह प्रश्न बन जाएगा। प्रश्न संख्या 77, एक विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। विलयन का pH होगा ऑप्शन नंबर ए 4, बी 5, सी 7, डी 6.5, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। वह विलयन जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वह क्षारीय होता है तथा जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है वह अम्लीय होता है। और इतना ही नहीं, वह pH मान जो 7 से कम वाले अम्लीय होते हैं, 7 से कम जिसका होगा pH मान वह अम्लीय, और 7 से अधिक जिसका होगा pH मान वह होता है क्षारीय। तो यहाँ प्रश्न के अनुसार अगर बात करें तो विलयन जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, अतः यह क्षारीय है, जिसके कारण इसका pH मान 7 से अधिक होगा। इसलिए इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त से कोई नहीं या अर्थात इसमें से कोई नहीं, क्योंकि अगर 7 की बात करें तो 7 तो होता है उदासीन विलयन का। प्रश्न संख्या 78, आवर्त सारणी में कौन सा तत्व सर्वाधिक यौगिक बनाता है? ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन, बी ऑक्सीजन, सी सल्फर, डी कार्बन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्बन। कार्बन जो है आवर्त सारणी में सर्वाधिक यौगिक बनाता है। प्रश्न संख्या 79, उपधातु होते हैं। ऑप्शन नंबर ए अल्कली धातु एवं अन्य धातुओं की मिश्र धातु, बी धातुओं के कॉलाइड, सी ऐसे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण होते हैं, डी सीसा से भारी धातु, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं। जैसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं। यहाँ बात करें बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम और टेल्यूडियम, ये 7 उपधातु कहे जाते हैं। प्रश्न संख्या 80, सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए जल में, बी अल्कोहल में, सी पारा में, डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सोडियम धातु का जो संग्रहण होता है वह मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है। प्रश्न संख्या 81, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 12, बी 10, सी 11, डी 24, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24, अर्थात 12 जोड़ी। मनुष्य के शरीर में कुल 12 जोड़ी अर्थात 24 पसलियाँ की संख्या है। ये जो पसली होती है यह वक्ष के सामने की ओर उरोस्थ तथा पीछे की ओर वक्षीय कशेरुक से संधित होती है। सभी पसलियाँ मिलकर एक बेलनाकार पिंजरा बनाती है जिसमें फेफड़ा, हृदय एवं अन्य अंतरांग स्थित होते हैं। प्रश्न संख्या 82, प्रकाश वर्ष है। ऑप्शन नंबर ए वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों को होती है, बी
अंतरिक्ष यान द्वारा पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लिया गया समय। सी सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। डी प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। याद रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष द्वारा होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर, और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 83, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऑप्शन नंबर ए किलो कैलोरी, बी कैलोरी, सी किलो जूल, डी वाट। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाट। वाट जो है यह ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो ऊष्मा की इकाई यहाँ कौन कौन से हैं? किलो कैलोरी, कैलोरी और किलो जूल जो है ये ऊष्मा की इकाई है, लेकिन ये वाट जो है यह ऊष्मा की इकाई नहीं है। तापांतर के कारण पदार्थों में उत्पन्न ऊर्जा उसमें ऊर्जा कहलाता है, इसका मात्रक जूल होता है। इसका जो मात्रक होता है ऊष्मा के, इसके मात्रक जो होते हैं वो जूल होते हैं। इससे कैलोरी, किलो कैलोरी और किलो जूल में मापा जाता है। जबकि वाट की अगर बात करें तो वाट जो है यह शक्ति का मात्रक है। प्रश्न संख्या 84, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए ओविज एराइज, बी होमो सेपियंस, सी साइट्रस सीनेंस और डी प्लेटनिस्टा गैंगिटिका। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। प्रश्न संख्या 85, चिपको आंदोलन का कर्नाटक में दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए वृक्ष मित्र आंदोलन, बी अपिको चालू वाली, सी पेड़ बचाओ अभियान, डी पेड़ और इंसान। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपिको चालू वाली। वनों एवं वृक्षों की रक्षा के संदर्भ में गढ़वाल हिमालय वासियों का चिपको आंदोलन का योगदान सर्वविदित है। तो उत्तर का यह चिपको आंदोलन के रूप में, लेकिन दक्षिण में इसे अपिको चालू वाली नाम दिया गया और अपिको चालू वाली के नाम से यह उभर कर सामने आया वृक्ष को बचाने के संबंध में। प्रश्न संख्या 86, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए विदेशी प्रजातियों की जानकारी से, बी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियां, सी लुप्तप्राय प्रजातियां की जानकारी, डी सभी पौधे व जानवरों की प्रजातियां। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लुप्तप्राय प्रजातियों की जानकारियां से संबंधित है रेड डाटा बुक। यह बात करें यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो याद रखेगा IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। प्रश्न संख्या 87, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए ATP, बी सूर्य का प्रकाश, सी DNA, ऑप्शन नंबर डी RNA। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य का प्रकाश जो है वह पारिस्थितिकी तंत्र में सूर्य का मुख्य स्रोत है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। बात करें प्रश्न संख्या 88, तो निम्नलिखित में से कौन पॉलीमर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए नाइलॉन, बी कैप्रोलैक्टम, सी टेफ्लॉन, डी पॉलीएस्टेराइन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम जो है यह एक कार्बनिक यौगिक है। इसकी अणुसूत्र की बात करें तो CH2O5CONH होती है। यह नाइलॉन के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अन्य विकल्प जो है यह पॉलीमर है। तो नाइलॉन, टेफ्लॉन और पॉलीएस्टेराइन जो है यह पॉलीमर है, लेकिन कैप्रोलैक्टम जो है यह पॉलीमर नहीं है। प्रश्न संख्या 89, मरुभूमि के पादप अधिकतर किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए विविपेरस, बी मांसल, सी शाकीय, डी विषमपर्णी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मांसल। मरुभूमि में पादप जो होते हैं अधिकतर मांसल प्रकृति के होते हैं। प्रश्न संख्या 90, वायु में ध्वनि की चाल की अपेक्षा स्टील में ध्वनि की चाल होगी। ऑप्शन नंबर ए बराबर, बी 5 गुना, सी 10 गुना, डी 15 गुना। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वायु में ध्वनि की चाल जो होगी, वायु में ध्वनि की अपेक्षा स्टील की जो चाल होती है, स्टील में ध्वनि की चाल जो होती है वह 15 गुना अधिक होती है। प्रश्न संख्या 91, अर्धचालक की चालकता परम शून्य ताप 0 डिग्री केल्विन पर अधिकतम होगी। ऑप्शन नंबर ए 10⁵ ओम, बी 10⁻⁻1 ओम, सी 10⁻⁻5 ओम, डी 0। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 0। अर्धचालक की चालकता परम शून्य ताप पर जो होती है अधिकतम कितनी होती है? तो याद रखिएगा 0। प्रश्न संख्या 92, OMR का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए ऑप्टिकल मार्क रीडर, बी ऑक्टल मशीन रीडर, सी ऑप्टिकल मशीन रीडर, सी ऑक्टल मार्क रीडर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR का तात्पर्य क्या है? तो ऑप्टिकल मार्क रीडर से तात्पर्य है।
OMR जो है एक अर्थात ऑप्टिकल मार्क रीडर, इस प्रणाली के अंतर्गत OMR डिवाइस की सहायता से कागज पर पेन या पेंसिल के चिन्ह की उपस्थिति की जांच की जाती है। प्रश्न संख्या 93, यांत्रिक ऊर्जा का संबंध वस्तु के ऑप्शन नंबर ए आवेग से, बी गति और स्थिति से, सी संरचना बदलाव से, डी यांत्रिक प्रणाली से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गति और स्थिति से। किसी यांत्रिक प्रणाली के किसी अवयव में निहित स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु की गति या उसकी स्थिति से संबंधित है। बात करें प्रश्न संख्या 94, तो जब दो व्यक्ति में साधारण बातचीत करते हैं तो कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए 0 से 5 डेसिबल, बी 5 से 10 डेसिबल, सी 30 से 60 डेसिबल, डी 100 से 200 डेसिबल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 से 60 डेसिबल। जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो 30 से 60 डेसिबल के बीच ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन अगर ट्रक मोटरसाइकिल द्वारा उत्पन्न की बात करें तो होते हैं 95 डेसिबल। 95 डेसिबल होता है और ध्वनि की तीव्रता जो होता है वो डेसिबल में मापा जाता है। प्रश्न संख्या 95, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर ए तत्वों की धात्विक प्रतिकृति घटती है, बी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, सी परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, डी इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय होते हैं, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर कौन सा कथन गलत है, तो परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, यह कथन गलत है। प्रश्न संख्या 96, योजना में कोर सेक्टर का अभिप्राय है सेवा से, बी कृषि से, सी रक्षा अनुसंधान से, डी चयनित आधारभूत उद्योग से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चयनित आधारभूत उद्योग से। कोर सेक्टर होता क्या है, तो कोर सेक्टर का अभिप्राय होता है ऐसे उद्योग से होता है कोर सेक्टर का अभिप्राय जो अन्य उद्योगों को गति प्रदान करते हैं तथा आर्थिक विकास में विशेष महत्व रखते हैं। कोर सेक्टर की श्रेणी में 8 आधारभूत उद्योग हैं। 8 आधारभूत उद्योग हैं। कौन कौन है वो आधारभूत उद्योग, तो याद रखिएगा इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और विद्युत शामिल है कोर सेक्टर में। तो कोर सेक्टर में कुल कितने क्षेत्र हैं, कितने उद्योग को शामिल किया है, तो 8। इसका अभिप्राय क्या है, तो चयनित आधारभूत उद्योग से है। प्रश्न संख्या 97, निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का मेल कीजिए। एक तरफ योजना दूसरा तरफ कार्यक्रम दिए। तो पहला है प्रथम योजना, तो प्रथम योजना का संबंध अगर बताए तो इसका ये लाया गया था सामुदायिक विकास से संबंध। दूसरा है द्वितीय योजना, तो द्वितीय योजना लाया गया था तीव्र औद्योगिकरण से संबंधित है। तीसरा है तृतीय योजना, तृतीय योजना लाया गया था आधारभूत उद्योग से संबंधित। चतुर्थ योजना की बात करें तो चतुर्थ योजना न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के, और पंचम योजना स्वावलंबन एवं स्थिरता के लिए। प्रथम योजना लाया गया था, इसका कार्यक्रम क्या था, सामुदायिक विकास। द्वितीय योजना तीव्र औद्योगिकरण, तृतीय आधारभूत उद्योग, चतुर्थ योजना न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम, वही पंचम योजना स्वावलंबन एवं स्थिरता। प्रश्न संख्या 98, नाबार्ड की स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर ए 9 सितंबर 1956, बी 1 जुलाई 1964, सी 20 मार्च 1985, डी 12 जुलाई 1982। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना किया गया। इसके मुख्यालय की बात करें तो यह है मुंबई में, और किस समिति के था, तो सिमरामन समिति के सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना किया गया। प्रश्न संख्या 99, गन्ना का उचित एवं लाभकारी मूल्य कौन अनुमोदित करता है। ऑप्शन नंबर ए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, बी कृषि लागत एवं कीमतों के लिए आयोग, सी विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय कृषि मंत्रालय, डी कृषि उत्पादन बाजार समिति। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के द्वारा गन्ना के उचित एवं लाभकारी मूल्य को अनुमोदित करता है। प्रश्न संख्या 100, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया। ऑप्शन नंबर 1996, बी 1997, सी 1998, डी 1999। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया। कब शुरू किया गया, तो 1998। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है अर्थात किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। वर्तमान में कृषि के अलावा पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण दिया जाता है। इस प्रकार आज की वर्ग की समाप्ति की घोषणा यहीं पर करते हैं। मैं विकास, जय हिंद।